हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का सुकून एफएम चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम अंडर कवर अमीरजादा कहानी का एपिसोड नंबर सुनेंगे 3। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगती है तो शेयर जरूर कर दिया करो, क्योंकि ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी तो हमें ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा आगे नई कहानी और सुनाने का। और आप लोग सुनते सुनते एक लाइक जरूर कर दिया करो, एक प्यारा सा कमेंट करके बताया करो कि कहानी आपको कैसी लग रही है। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नितेश ने शिवानी और ईशान को आकर सब कुछ बता दिया कि उसने अनिका के सामने सब कुछ यकीन दिला दिया था। उसके ये बात सुनकर शिवानी अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसने हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करके पूछा, क्या आप अनिका से मिले? लेकिन कैसे? उसने आपके उस कपड़े महंगों में देखकर पुलिस को फोन नहीं किया? वो तो रईस जादों से सख्त नफरत करती है। तभी नितेश ने सोफे पर धम से बैठकर अपनी पूरी कहानी, वो पार्क का नजारा, अपने 130 रुपए वापस करने का बहाना और उस अरमानी सूट को फर्स्ट कॉपी बताने वाला वो सफेद झूठ, एक एक करके बहुत ही फक्र के साथ उन दोनों को सुनाने लगा। उसकी बातें सुनकर ईशान और शिवानी दोनों सन रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि अंडरवर्ल्ड का ये इतना बड़ा सरगना एक लड़की के प्यार में इस कदर पागल हो सकता है कि वो सड़क पर एक किराए का सूट पहनने वाले की एक्टिंग कर ले। कहानी खत्म करने के बाद नितेश ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखों में वो दीवानगी लाकर शिवानी से पूछा, भाभी जी, पहला कदम तो मैंने पार कर लिया। वो मुझे एक मामूली सा इवेंट मैनेजर सिद्धार्थ समझ रही है, लेकिन अब मुझे उसकी जिंदगी में, उसके घर में और उसके दिल में पूरी तरह दाखिल होना है। मुझे बताइए कि अगला कदम क्या होना चाहिए। मैं क्या करूं कि वो पूरी तरह से मेरी हो जाए। शिवानी ने नितेश की उस खौफनाक दीवानगी को देखा। वो जानती थी कि इस इंसान को रोकना अब नामुमकिन है। उसने एक लंबी सांस ली और बहुत ही गंभीर लहजे में समझा कर कहा, नितेश भाई, अनिका के दिल का रास्ता उसके बाबा यानी दीनानाथ मेहता जी से होकर गुजरता है। अनिका के लिए उसके बाबा ही पूरी दुनिया है। वो जो करेगी उसके जो बाबा कहेंगे। अगर आप सच में अनिका को हमेशा के लिए अपना बनाना चाहते हैं तो आपको उसके सामने नहीं, बल्कि उसके बाबा की नज़रों में चढ़ना होगा। आपको उन्हें यह साबित करना होगा कि आप एक आदर्श इंसान हैं जिसकी तलाश उन्हें अपनी बेटे के लिए है। उसकी ये बात सुनकर आगे से नितेश ने अपनी भौहें सिकोड़ी और पूरी दिलचस्पी से कहा, तो मुझे क्या करना होगा? मैं उस बूढ़े गवर्नर को कैसे खुश करूं? करोड़ों का चंदा दे दूं क्या उनकी संस्था को, या उनके कदमों में कोई महल खड़ा कर दूं? बताइए, कीमत क्या है उनकी? तभी शिवानी ने तुरंत अपना सिर ना में हिला दिया और एक बड़ी सख्त चेतावनी के साथ कहा, यही तो सबसे बड़ी गलत फहमी है नितेश भाई। दीनानाथ मेहता वो इंसान है जिन्हें आप अपनी दौलत से खरीद नहीं सकते। वो बड़े ईमानदार, कड़क और उसूलों वाले गवर्नर हैं। उन्हें सिफारिश से भर्ती हुए या रिश्वत देकर नौकरी पाने वाले इंसानों से सख्त नफरत है। अगर उन्हें जरा भी भनक लग गई कि आपने कोई 2 नंबर का काम किया है तो आपको जेल भिजवाने में 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे। ये कहते हुए शिवानी थोड़ा आगे की तरफ झुकी और नितेश की आंखों में देखकर अपनी बात को और पक्का करके कहा, अगर आपको उनकी नज़रों में एक सच्चा और ईमानदार लड़का बनना है तो आपको उनके ही ऑफिस में यानी गवर्नर हाउस में कोई नौकरी करनी होगी। लेकिन वो नौकरी किसी सिफारिश या रिश्वत से नहीं, बल्कि 1 नंबर में पूरी ईमानदारी से गवर्नमेंट एग्ज़ाम देकर पास करनी होगी। जब आप उनकी नज़रों के सामने एक ईमानदार क्लर्क या अफसर बनकर रहेंगे, उनकी फाइलें संभालेंगे, उनके उसूलों पर चलेंगे, तब जाकर कहीं वो आप पर भरोसा करेंगे। और अनिका को पाने का बस यही एक आखिरी रास्ता है। शिवानी की यह बात सुनकर नितेश गहरी सोच में पड़ गया। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। नितेश के दिमाग के घोड़े बड़ी तेजी से दौड़ने लगे। वो इंडिया की नंबर 1 इंडस्ट्री का उत्तराधिकारी था। उसने आज तक किसी लाइन में लगकर
कोई काम नहीं किया, और यहाँ बात गवर्नमेंट एग्जाम देने की हो रही थी। नितेश ने अपनी उंगलियों को आपस में फंसाया और एक गहरी और ठंडी आवाज में बोला, 1 नंबर में गवर्नमेंट एग्जाम? भाभी जी, आप जानती हैं इसमें कितना वक्त लगता है। अगर मैं इस सीधे रास्ते पर चला तो इसमें सालों लग जाएंगे। क्या पता सरकार कब नई नौकरी निकालेगी, कब उनके फॉर्म भरे जाएंगे, कब मैं वो एग्जाम दूंगा, कब रिजल्ट आएगा और कब मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। इतने सालों तक मैं इंतजार नहीं कर सकता। अनिका को पाने के लिए मैं 1 हफ्ता या 1 महीना तो दे सकता हूँ, लेकिन अपनी आधी जिंदगी उन गवर्नमेंट ऑफिसों के धक्के खाने में बर्बाद नहीं कर सकता। कोई और रास्ता होगा, कोई तो रास्ता होगा जिसे सांप में मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तब ईशान, जो बिल्कुल खामोश बैठा था, उसने अपने बाल खुजाकर कहा, भाई, शिवानी सही कह रही है। बुढ़ा टेढ़ी खीर है। अगर उसे भनक लग भी गई कि तूने कोई तिकड़म लगाई है तो वो तुझे ऐसा तेरा हश्र करेगा तू सोच भी नहीं सकता। तुझे अगर उसके ऑफिस में नौकरी चाहिए तो बिल्कुल 1 नंबर में होनी चाहिए, जिस पर कोई उंगली भी ना उठा सके। उसकी यह बात सुनकर तभी नितेश अपनी जगह से उठा। उसके चेहरे पर वो पुरानी वाली खूंखार और शातिर मुस्कान लौट आई। जो काम सीधे तरीके से नहीं हो सकता था, उसे अपने बाहुबली रसूख से टेढ़ा करके सीधा करना नितेश अग्रवाल को बड़ा अच्छे से आता था। नितेश ने ईशान के कंधे पर हाथ मारी रखा और एक ऐसी हुक्म देने वाली आवाज में कहा जिससे टालने की हिम्मत अब किसी में नहीं थी। उसने ईशान से कहा, ईशान, मैंने कहा ना कि मुझे इंतजार पसंद नहीं है, और मुझे वो भी लड़की चाहिए, और उसके बाप के ऑफिस में वो नौकरी भी। अगर वो बूढ़ा ईमानदार का चोला पहनकर बैठा है तो मैं भी उसे वो ईमानदारी दिखाऊंगा जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी देखी नहीं होगी। बस तरीका मेरा होगा। उसकी यह बात सुनकर आगे से ईशान ने घबरा कर पूछा, तू तू अब क्या करने वाला है नितेश? देख यार, कोई खून खराबा या। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, नितेश ने उसकी बात को बीच में काट कर जोर से दहाड़ कर कहा, कोई खून खराबा नहीं। बस इस सड़े हुए सरकारी सिस्टम को इसकी असली औकात दिखानी है। ईशान, तू मेरी बात कान खोल कर सुन। मुझे नहीं पता तू क्या करेगा, कैसे करेगा, लेकिन मुझे कल के कल, हाँ, सिर्फ 24 घंटे के अंदर उस गवर्नर ऑफिस में एक क्लर्क की नौकरी चाहिए, और वो नौकरी बिल्कुल 1 नंबर में होनी चाहिए। फाइलों में, सरकारी रिकॉर्ड में, हर जगह वो ऐसा दिखना चाहिए जिसे मैंने खून पसीना करके वो एग्जाम पास किया हो। यह कहते हुए नितेश ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और ईशान के सीने पर ठोक कर आगे कहा, इस स्टेट के जिस भी मिनिस्टर को, जिस भी नेता को उसकी पार्टी के लिए जितना भी फंड चाहिए तो उन्हें दे दे। करोड़ों लगे, 10 करोड़ लगे या 50 करोड़ लगे, मुझे पैसे की कोई परवाह नहीं। तो बस बोरिया भरकर पैसा उनके मुंह में ठूस दे। मुझे कल सुबह 9 बजे मेरे उस नए नाम सिद्धार्थ के नाम से गवर्नर ऑफिस का ज्वाइनिंग लेटर मेरे हाथ में चाहिए। और याद रहे, अगर किसी ने रिकॉर्ड चेक किया तो सब कुछ 100% असली और 1 नंबर का होना चाहिए। जा जा, अब अपना काम शुरू कर। वहीं ईशान जानता था, जब नितेश अग्रवाल कोई हुक्म देता है तो उसे पूरा करने के अलावा अब कोई दूसरा ऑप्शन बचता ही नहीं। ईशान ने गहरी सांस ली, अपना कोट उठाया और बिना एक भी सवाल किए अपने काम पर निकल पड़ा। अगले 24 घंटे मनाली और राजधानी दिल्ली के सरकारी महकमों में वो भूचाल आया जिसकी भनक आम जनता को कभी नहीं लगी। ईशान के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, और अग्रवाल इंडस्ट्री का खौफ पूरे स्टेट के नेताओं में बैठा हुआ था। ईशान ने सबसे पहले सत्ताधारी पार्टी के सबसे भ्रष्ट और रसूखदार मंत्री से एक खुफिया जगह पर मुलाकात की। मेज पर करोड़ों रुपए से भरे सूटकेस खोल दिए गए, जिसे देखकर मंत्री की आंखें फटी की फटी रह गई। मंत्री ने सूटकेस की चमक से सम्मोहित होकर कहा, तुझे जो चाहिए वो मिल जाएगा ईशान।
बस ये बताओ कि करना क्या है। तभी आगे से ईशान ने पूरी बेबाकी के साथ जवाब देकर कहा, हमें गवर्नर ऑफिस में एक क्लर्क की पोस्ट चाहिए, एक ऐसे लड़के के लिए जो आज पैदा हुआ है। नाम है सिद्धार्थ, रहने वाला हल्द्वानी का है और नौकरी बिल्कुल लीगल एक नंबर में चाहिए। कोई भी इंक्वायरी बैठे तो कागज चीख चीख कर कहे कि ये लड़का सबसे मेरिट वाला है। उसकी बात सुनकर मंत्री ने अपने गंजे सिर पर हाथ फेरकर थोड़ा दिमाग लगाया और फिर एक शातिर मुस्कान के साथ कहा, काम मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। आज से ठीक 6 महीने पहले गवर्नर ऑफिस और स्टेट के दूसरे डिपार्टमेंट्स के लिए सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शंस बोर्ड ने क्लर्क की कुछ पोस्ट निकाली थी। उनका एग्जाम भी हो चुका है और इस वक्त उसकी ज्वाइनिंग प्रोसेस भी चल रहा है। कुछ सीटें अभी खाली पड़ी हैं और जिन पर वेटिंग लिस्ट वालों को बुलाया जाना है। हम तुम्हारे सिद्धार्थ को उस लिस्ट में सबसे ऊपर डाल देंगे, लेकिन इसके लिए मुझे इस सिद्धार्थ के सारे डॉक्यूमेंट्स, उसकी स्कूलिंग से लेकर उसकी यूनिवर्सिटी की डिग्री, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, सब कुछ असली चाहिए। और बैक डेट में उस एग्जाम का फॉर्म और ओएमआर शीट भी भरनी पड़ेगी। उसकी बात सुनकर आगे से ईशान ने अपने फोन से कुछ नंबर मिलाए और फोन पर बात करने के बाद मंत्री से कहा, डॉक्यूमेंट्स का इंतजाम हम कर लेंगे, आप बस सिस्टम के दरवाजे खोलिए। और फिर शुरू हुआ एक रईसजादे की दौलत और सिस्टम की सड़ांध का वो नंगा नाच। ईशान के आदमियों ने रातों रात हल्द्वानी के गवर्नमेंट ऑफिसों में रिश्वत की नदियां बहा दी। नगर निगम के पुराने पीले पन्ने वाले रजिस्टर में बैक डेट में सिद्धार्थ नाम के एक लड़के का जन्म सर्टिफिकेट दर्ज किया गया। उसके पिता का नाम, उसकी मां का नाम, सब कुछ एक आम और गरीब परिवार के हिसाब से सेट किया गया। उसके बाद स्टेट एजुकेशन बोर्ड के सर्वर रूम में सेंध लगाई गई। लाखों रुपए देकर कंप्यूटर ऑपरेटरों से 10वीं और 12वीं क्लास के रिजल्ट शीट में सिद्धार्थ का नाम और रोल नंबर जोड़ा गया। मार्कशीट के ऐसे असली कागज छपवाए गए जिन पर बोर्ड के अफसरों के असली साइन थे। इसके बाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के घर आधी रात को पैसों से भरा बैग पहुंच गया। सुबह होने से पहले ही सिद्धार्थ के नाम से बीए की एक बिल्कुल असली और सील लगी हुई डिग्री तैयार होकर ईशान के हाथों में आ गई। अब बारी थी सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट की। चुनाव आयोग और यूआईडीआई के भ्रष्ट अफसरों को खरीद कर रातों रात सिद्धार्थ के नाम का आधार कार्ड और वोटर कार्ड जनरेट किया गया। उसमें नितेश की वो फोटो लगाई जिसमें बहुत ही साधारण से उसने कपड़े पहने थे और बालों में तेल लगाकर एक चंपू सा गेटअप बनाया हुआ था। सुबह के 4 बज चुके थे। ईशान अब मंत्री के कहने पर उस 6 महीने पुरानी गवर्नमेंट एग्जाम के पूरे प्रोसेस को कागजों पर जिंदा कर रहा था। सिद्धार्थ के नाम से एक फॉर्म बैकडेट में भरा गया। बैंक में चालान की पर्ची रिश्वत देकर पुरानी तारीख में काटी गई। इसके बाद एग्जाम को बोर्ड के एक बड़े अफसर ने खुद अपने हाथों से एक खाली ओएमआर शीट ली और उस पर सिद्धार्थ का रोल नंबर डालकर सारे सही जवाबों पर काले गोले भर दिए। उस ओएमआर शीट को 6 महीने पुराने एग्जाम्स के बंडलों में बहुत ही सफाई से घुसा दिया गया। कंप्यूटर सिस्टम में रिजल्ट को अपडेट किया गया और मेरिट लिस्ट में सिद्धार्थ का नाम पूरे राज्य में तीसरे नंबर पर आ गया। ये सब कुछ इतनी सफाई, इतने पैसे और इतने खौफ के साए में हुआ था कि अगर कोई बड़े से बड़ा सीबीआई अफसर भी इस फाइल की जांच करता तो उसे सब कुछ 100% असली और कानून के दायरे में लगता। कोई इस बात पर शक ही नहीं कर सकता था कि सिद्धार्थ नाम का ये इंसान असल में 15 घंटे पहले इस दुनिया में वजूद भी नहीं रखता था। अगली सुबह का सूरज जब मनाली की वादियों पर चमका तो ईशान की आंखों में रात भर ना सोने की थकान थी
लेकिन उसके हाथों में वो बेशकीमती फाइल थी जो नितेश अग्रवाल की जीत का परवाना थी। ईशान सीधे नितेश के उसी आलीशान महल में पहुंचा। नितेश अपने भारी बाथरूम में बालकनी में ब्लैक कॉफी पी रहा था। ईशान ने वो नीले रंग की सरकारी फाइल नितेश के सामने कांच की मेज पर जोर से पटक कर एक लंबी सांस लेकर कहा, ये ले मेरे भाई, तेरी दीवानगी और तेरे हुक्म ने इस पूरे स्टेट के पूरे सरकारी तंत्र को रातों रात वेश्या बनाकर रख दिया। ये रहे तेरे सारे डॉक्यूमेंट्स। उसकी ये बात सुनकर आगे से नितेश ने अपने कॉफी का मग नीचे रखा और बहुत ही उत्सुकता से उस फाइल को खोला। सबसे ऊपर एक मोटा और कड़क सरकारी कागज था। उस पर राज्य का अशोक चक्र बना हुआ था और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, ज्वाइनिंग लेटर। नितेश की आंखें उस खत की इबारतों पर दौड़ने लगी। उसमें लिखा था, मिस्टर सिद्धार्थ सुपुत्र स्वर्गीय राम भरोसे, आपको सूचित किया जाता है कि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित क्लर्क बोर्ड परीक्षा में आपने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है, अतः आपको राज्यपाल कार्यालय में क्लर्क के पद पर नियुक्त किया जाता है। आपको आदेश दिया जाता है कि पत्र मिलने के 24 घंटे के भीतर अपने मूल दस्तावेज के साथ राज्यपाल महोदय के कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। इसके बाद फाइल के पन्ने पलटते हुए नितेश ने देखा उसकी 10वीं की मार्कशीट, जिसमें उसने 90% अंक मिले, उसकी ग्रेजुएशन की डिग्री, उसका हल्द्वानी का मूल निवास सर्टिफिकेट और वो नया आधार कार्ड जिसमें वो बिल्कुल एक सीधा साधा डरा हुआ और शरीफ सा लड़का लग रहा था। नितेश के चेहरे पर एक ऐसी खौफनाक और विजयी मुस्कान आई जो किसी भी इंसान का खून जमा देने के लिए काफी थी। उसने वो फाइल अपने सीने से लगा ली और जोर जोर से हंसने लगा। उसकी वो भारी हंसी पूरे महल की दीवारों से टकरा कर गूंज रही थी। उसने जोर से हंसकर कहा, वाह, तूने कमाल कर दिया ईशान, तूने सच में कमाल कर दिया भाई। अब उस बूढ़े गवर्नर दीनानाथ मेहता को पता चलेगा कि ईमानदारी क्या चीज होती है। उसने उन बैंक मैनेजर वालों को तो भगा दिया था ना। उसने अपनी बेटे के लिए एक ऐसे लड़के के सपने देखे हैं ना जो सच्चाई और उसूलों का पुतला हो। अब मैं जाऊंगा उसके सामने एक मामूली सा क्लर्क सिद्धार्थ बनकर। मैं उसके ऑफिस की हर एक फाइल पर ऐसी ईमानदारी से काम करूंगा कि वो बूढ़ा खुद मेरे कदमों में अपनी बेटे का हाथ रख देगा। यह कहते हुए नितेश ने फाइल वापस मेज पर रखी और अपनी आंखों में वो जुनूनी और शैतानी चमक लाकर आगे बोला, कल से नितेश अग्रवाल कुछ समय के लिए किसी लंबी छुट्टी पर जा रहा है। ईशान, कल सुबह 9 बजे गवर्नर हाउस की सीढ़ियों पर एक नया इंसान कदम रखेगा। एक ऐसा इंसान जो सूट नहीं बल्कि एक घिसी हुई शर्ट और पुरानी पैंट पहनेगा, जो लग्जरी गाड़ी में नहीं बल्कि एक पुरानी टूटी हुई खटारा साइकिल पर ऑफिस जाएगा। कल से सिद्धार्थ का राज शुरू होगा। ईशान ने नितेश की इस भयानक दीवानगी को देखा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो इस बात पर खुश हो कि उसने अपने दोस्त का काम किया, क्या इस बात पर डरे कि एक झूठ की बुनियाद पर खड़ी ये इमारत जब गिरेगी तो कितनी भयानक तबाही लेकर आएगी। लेकिन अभी के लिए नितेश अग्रवाल पूरी तरह से सिद्धार्थ बनने के लिए तैयार था और अनिका की जिंदगी का दरवाजा अब उस खूंखार भेड़िए के लिए हमेशा के लिए खुलने वाला था। इसके बाद ईशान वहां से निकल गया और नितेश अपने आलिशान कमरे के शीशे के सामने खड़ा था। आज उसे नितेश अग्रवाल नहीं बल्कि एक मामूली क्लर्क सिद्धार्थ बनना था। उसने एक पुरानी फीके रंग की सूती शर्ट, साधारण सी पैंट निकाली, बालों में तेल लगाकर उन्हें बड़े ही सलीके और सादगी से संवारा। लेकिन जैसे ही उसने उस सादे लिबास को आईने में देखा, उसका शातिर दिमाग एक कदम आगे की सोचने लगा। अगर वो इसी भेष में घर से बाहर निकला तो घर के नौकरों से लेकर सिक्योरिटी तक
सब हैरान रह जाएंगे। सबसे बड़ी बात, अगर उसके पिता राकेश अग्रवाल की नज़र उस पर पड़ गई तो बिना वजह ही कोई हंगामा ना खड़ा कर दे। नितेश ने अपने होठ चबाकर मन ही मन सोचा, राकेश अग्रवाल की फितरत मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। अगर उसे जरा भी भनक लगी कि अग्रवाल इंडस्ट्री का इकलौता वारिस एक मामूली से गवर्नर की बेटी के प्यार में पागल होकर उसी के ऑफिस में एक 2 कौड़ी की क्लर्क की नौकरी कर रहा है, तो इस बात का बतंगड़ बना देगा। वो मेरी पूरी इंक्वायरी करवाएगा, अपने जासूस को मेरे पीछे लगा देगा। हालांकि मुझे उस इंसान से बेइंतहा नफरत है, लेकिन इस वक्त कोई भी ऐसी बेवकूफ़ी मैं कर नहीं सकता जो मेरी ही बिछाई हुई बिसात को पलट दे। मुझे उसे एक ऐसा बहाना देना होगा कि वो महीनों तक मेरी तरफ देखने की फुर्सत ही ना निकाल पाए। ये सोचकर नितेश ने वो साधारण कपड़े वापस बैग में ठूंस लिए और एक डिजाइनर सूट पहना। उसने अपना एक बड़ा सा वीआईपी सूटकेस निकाला और उसने अपने कुछ उसके अंदर महंगे कपड़े भर लिए। अपना भारी सूटकेस खींचकर नितेश अग्रवाल पैलेस की विशाल घुमावदार सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। तभी उसकी नज़र ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठे अपने पिता राकेश अग्रवाल पर पड़ी। राकेश के हाथ में सुबह का अखबार और एक महंगी सिगार थी। नितेश के कदमों की आहट सुनकर राकेश ने अखबार नीचे किया और सूटकेस की तरफ देखकर अपनी भौहें सिकोड़ कर नितेश से पूछा, ये सुबह सुबह सूटकेस लेकर कहाँ की तैयारी हो रही है नितेश? 15 साल बाद तो तुम इस घर में लौटे थे और अब बिना किसी को बताए और ना ही किसी से पूछे ये बोरिया बिस्तर बांधकर कहाँ चल दिए? राकेश अग्रवाल की आवाज में एक कड़कपन और पिता होने का रौब था। उनकी आवाज सुनकर नितेश सीढ़ियों के नीचे पायदान पर रुका। उसने अपनी आंखों में एक बड़ा सर्द और भारी नफरत चमक लाकर बहुत ही शांत लेकिन चुभने वाले अंदाज में कहा, पूछने और बताने का हक तो आप उसी दिन खो चुके थे मिस्टर राकेश अग्रवाल, जिस दिन आपने मेरी माँ की आखिरी सांसों का सौदा किया था। लेकिन फिर भी क्योंकि आप इस घर के मालिक होने का दावा करते हैं, तो आपकी तसल्ली के लिए बता दूं, मैं वापस लंदन जा रहा हूं। आगे से राकेश ने सिगार का धुआं छोड़कर शक भरी नजरों से पूछा, लंदन? अचानक? तभी नितेश ने सिर हिलाकर जवाब देकर कहा, हाँ लंदन, मेरी आगे की पढ़ाई और वहां के जो रुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें पूरा करने के लिए। वैसे भी इस घुटन भरे महल में और आपके इस 2 नंबर के काले साम्राज्य के बीच मेरा दम घुटने लगा है। यहाँ की आबो हवा में मुझे मेरी माँ की चीखें सुनाई देती हैं और आपके चेहरे से मुझे उनका कातिल दिखाई देता है। मैं आज ही फ्लाइट से वापस जा रहा हूँ और जब वापस आऊँगा तब आड़ रखिएगा, मेरी माँ की पूरी कंपनी और उनकी पूरी प्रॉपर्टी उस दिन मेरी होगी और आप अपने ये 2 नंबर के धंधों को मेरी माँ की खून पसीने से किए खड़े बिजनेस से जितना जल्दी हो सके अलग कर लीजिएगा। यह आपके लिए अच्छा होगा। और सबसे अहम और ज़रूरी बात, मुझ पर या मेरे कामों पर अपनी जासूसी करने की कोई ज़रूरत नहीं। अपने धंधे पर ध्यान दीजिए, मुझ पर नहीं। ये कहते हुए नितेश की आवाज़ इतनी तीखी और सच्ची लग रही थी कि राकेश अग्रवाल को उसके इस बहाने पर रत्ती भर भी शक नहीं हुआ। इसलिए राकेश ने हार मानकर कहा, तुम हमेशा मेरी बातों का गलत मतलब निकालते हो नितेश। मैं बस तुम्हारी फिक्र कर रहा था। खैर, अगर तुम्हें लगता है कि मुझसे दूर रहकर तुम खुश हो सकते हो तो जाओ और तुम जब चाहो अपनी माँ के बिजनेस को टेक ओवर कर सकते हो। मैं तुम्हारे किसी भी काम में कोई दखल नहीं दूंगा और मेरी इस एम्पायर पर भी तुम्हारा ही हक है, तो तुम जब चाहो इसको भी संभाल सकते हो। ये सब तुम्हारा ही तो है बेटा। उनकी ये बात सुनकर आगे से नितेश ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ जवाब देकर कहा, मुझे मेरी माँ की चीजों के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। आपका ये काला साम्राज्य तो आपके ऐसे काले धुएं के साथ एक दिन राख हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा।
मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यह कहकर नितेश ने अपना सूटकेस उठाया और उसे अपनी गाड़ी के डिग्गी में पटका। बिना पीछे मुड़े तेज रफ्तार से गाड़ी वहां से निकाल ली। उसे लंदन नहीं जाना था, उसे तो बस राकेश अग्रवाल की नज़रों में धूल झोंकनी थी, जिससे वो पूरी तरह से कामयाब भी हो चुका था। इसके बाद गाड़ी शहर की भीड़भाड़ से निकलकर एक शांत पहाड़ी रास्ते पर मुड़ गई। कुछ दूर जाने के बाद नितेश ने एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोकी। अपने डिजाइनर घड़ी, अंगूठी, महंगा कोट उतारकर डिक्की में डाल दिया। उसने वह पुरानी सूती शर्ट और सादी पैंट पहन ली। उसका अगला ठिकाना वो जगह थी जहां उसे दुनिया का सबसे ज्यादा सुकून मिलता था। सफेद संगमरमर से बनी अपनी माँ की समाधि के पास पहुंचकर नितेश घुटनों के बल बैठ गया। सर्द हवाओं के बीच चीड़ के पेड़ों की सरसराहट मानो कोई लोरी गा रही थी। नितेश ने समाधि के ठंडे पत्थर पर अपना माथा टिका दिया और उसकी आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें छलक आई। नितेश ने कांपती हुई आवाज में फुसफुसा कर कहा, माँ, तुम्हारा नितेश एक नई जंग लड़ने जा रहा है। ये कहते हुए उसने समाधि को सहलाकर आगे कहा, तुम्हें याद है माँ, तुमने हमेशा कहा था कि जिंदगी में दौलत से ज्यादा अहमियत इंसान के उसूलों की होती है। तुमने कहा था कि मेरी जिंदगी में कोई ऐसी लड़की आए जो मुझे इस काले अंधेरे से निकालकर रोशनी में ले जाए। माँ, मुझे वो लड़की मिल गई है। उसका नाम अनिका है। वो बिल्कुल वैसी है जैसी तुम हमेशा चाहती थी। उसके उसूल पत्थर की लकीर जैसे हैं। वो बेईमानी, झूठ और फरेब से उतनी ही नफरत करती है जितनी तुम मिस्टर राकेश अग्रवाल से करती थी। ये कहते हुए नितेश के चेहरे पर एक अजीब सी शांति और दीवानगी छा गई। उसने शून्य में देखकर आगे कहा, लेकिन माँ, वो नितेश अग्रवाल से कभी प्यार नहीं कर सकती। उसे उस नितेश से नफरत है जो राकेश अग्रवाल का बेटा है। उसे एक सच्चा, ईमानदार और सीधा साधा इंसान चाहिए। इसलिए माँ, आज मैं अपना ये वजूद, अपना ये रुतबा, ये पैसा, सब कुछ छोड़कर एक मामूली इंसान सिद्धार्थ बनने जा रहा हूँ। मैं आज से एक छोटी सी नौकरी करूंगा, बस उस तक पहुंचने के लिए। क्या मैं सही कर रहा हूँ माँ? क्या मेरा ये झूठ जो उसे पाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, वो मुझे माफ कर भी पाएगी? उसने इतना ही कहा था कि हवा का एक तेज झोंका आया। नितेश को अचानक ऐसा लगा जैसे उसके ख्यालों से उसकी माँ की एक धुंधली सी परछाई उभर कर सामने आ गई। वो परछाई बिल्कुल वैसी ही थी, ममता से भरी हुई। उस परछाई ने धीरे से अपना हाथ नितेश के सिर पर फेरा और उसका माथा चूमकर एक बड़ी मीठी और सुकून भरी आवाज में कहा, मेरे बच्चे, प्यार में जब कोई इंसान खुद को बदलने की ठान ले तो वो झूठ नहीं, इबादत बन जाती है। मुझे जैसी लड़की तुम्हारे लिए चाहिए थी, अनिका बिल्कुल वैसी ही है। वो तुम्हारी इस नफरत को, आग को बुझा देगी। तो जा मेरे लाल, तेरा ये रास्ता भले ही कांटों से भरा हो, लेकिन मंजिल तुझे एक बेहतर इंसान बनाएगी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है मेरे बच्चे। उनकी ये बात सुनते ही नितेश को महसूस हो रहा था कि वो उसके सिर को बहुत ही प्यार से सहला रही है। अपनी माँ की इस आवाज और अनछुए ममता भरे स्पर्श को महसूस करते ही नितेश के भीतर का सारा डर और सारी झिझक खत्म हो गई। उसके बाद उसने अपने आंसू पोंछे, समाधि को आखिरी बार चूमा और एक नए कॉन्फिडेंस के साथ उठ खड़ा हुआ। अब वो नितेश अग्रवाल नहीं था, अब वो सिद्धार्थ बन चुका था। अपनी माँ से बात करने के बाद वो वहां से निकला। फिर उसने शहर के दूसरे कोने में गवर्नर हाउस से कुछ ही दूरी पर पुरानी साधारण सी बस्ती में अपनी गाड़ी एक किराए के गैराज में छुपवा दी। पैदल ही एक छोटे से कमरे की तलाश में निकल पड़ा। तभी चलते चलते उसने देखा एक पुराने मकान के बाहर किराए के लिए खाली का बोर्ड लगा है। नितेश ने तुरंत उस घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाते ही वहां से एक बुजुर्ग मकान मालिक शर्मा जी बाहर आए। उनके बाहर आते ही नितेश ने उनसे मुस्कुराकर बहुत ही सम्मान से पूछा, नमस्कार अंकल जी, मैं रहने के लिए कमरा ढूंढ रहा हूँ और मैंने अभी आपका ये बोर्ड देखा।
क्या आपके घर कोई कमरा खाली है? उसकी यह बात सुनकर शर्मा जी ने नितेश को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी सादी शर्ट, तेल लगे बाल, कंधे पर टंगा पुराना कपड़े का थैला, और तभी उन्होंने एक कड़क आवाज में पूछा, क्या कहा? तुम्हें कमरा चाहिए? कहाँ से आए हो? क्या करते हो तुम? आगे से नितेश ने बहुत ही शराफत से अपने हाथ जोड़कर कहा, जी अंकल जी, मुझे कमरा चाहिए था। मेरा नाम सिद्धार्थ है। मैं वैसे तो हल्द्वानी का रहने वाला हूँ। यहाँ शहर में अभी अभी मेरी सरकारी नौकरी लगी है। आज ही मुझे गवर्नर साहब के ऑफिस में कलर की पोस्ट पर ज्वाइन करना है। मैं बहुत सीधा साधा इंसान हूँ अंकल जी, कोई गलत आदत नहीं है। आप जितना किराया कहेंगे मैं महीने की पहली तारीख को आपके हाथ में रख दिया करूंगा। आपको मेरी तरफ से कोई शिकायत भी नहीं मिलेगी। गवर्नर साहब के ऑफिस में सरकारी नौकरी सुनकर शर्मा जी का रवैया बदल गया। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, अरे वाह बेटा, सरकारी नौकरी? फिर तो तू पढ़ा लिखा और शरीफ लड़का होगा। आजा अंदर आजा। मेरे घर की छत पर एक छोटा सा कमरा खाली है, 10 बाई 10 का है। किराया सिर्फ 3,000 रुपये है, और 6 महीने का किराया और 10,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट एडवांस में देना पड़ेगा। अगर दे सकते हो तो मुझे तुम्हारे जैसे शरीफ और सरकारी नौकर को कमरा देने में कोई एतराज नहीं बेटा। उनकी ये बात सुनकर आगे से नितेश ने मुस्कुराकर हामी भरी और छोटा सा सीलन भरा कमरा देखा। उसमें सिर्फ एक टूटी हुई चारपाई और एक पंखा था। कमरा देखते ही उसने बिना कोई बहस के 6 महीने का किराया और 10,000 सिक्योरिटी जमा कर दी। जहां नितेश अग्रवाल के बाथरूम भी इस कमरे से 10 गुना बड़े थे, आज प्यार की खातिर वो इस झोपड़पट्टी जैसे कमरे को अपना महल मानकर मुस्कुरा रहा था। उसने अपना थैला रखा और घड़ी देखी। दोपहर के 1 बज चुके थे। 2 बजे उसे ज्वाइनिंग के लिए पहुंचना था। ठीक दोपहर के 2 बजे। वहीं उधर गवर्नर दीनानाथ मेहता का ऑफिस, उस शानदार और ऐतिहासिक इमारत के बड़े से हॉल में सन्नाटा पसरा था। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। विशाल मेज के पीछे गवर्नर दीनानाथ मेहता अपनी कुर्सी पर बैठे थे। उनकी आंखों पर चश्मा था और उनके चेहरे की वो मशहूर शक्ति और अनुशासन साफ झलक रहा था। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। दीनानाथ जी ने अपनी भारी आवाज में कहा, अंदर आइए। उनके इतना कहते ही दरवाजा खुला और नितेश, जो अब पूरी तरह से सिद्धार्थ के किरदार में ढल चुका था, बहुत ही दबे कदमों से सिर झुकाए अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में वो नीले रंग की सरकारी फाइल थी। नितेश ने बड़ी ही नरमी और सम्मान से कहा, नमस्ते सर, मेरा नाम सिद्धार्थ है। मेरा सिलेक्शन क्लर्क के पद पर हुआ है। मैं आज अपनी पोस्ट के लिए ज्वाइन करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। उसकी ये बात सुनकर दीनानाथ मेहता ने अपनी नजरें फाइल से उठाकर नितेश पर गड़ाई। उस नौजवान की सादगी, उसके झुके हुए कंधे, आंखों में दिख रही झूठी घबराहट ने दीनानाथ का ध्यान उसकी तरफ खींच लिया। दीनानाथ जी ने सामने कुर्सी पर इशारा करके कहा, बैठो सिद्धार्थ। तभी नितेश ने बहुत ही झिझक कर कुर्सी के किनारे पर बैठा, जैसे उसे वहां बैठने में भी संकोच हो रहा हो। उसके कुर्सी पर बैठते ही दीनानाथ जी ने उससे कहा, अपनी फाइल दो मुझे। नितेश ने तुरंत कांपते हाथों से जानबूझकर फाइल दीनानाथ की मेज पर रख दी। आगे से दीनानाथ जी ने फाइल खोली। उन्हें सिद्धार्थ की 10वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की डिग्री, मूल निवास सर्टिफिकेट, सिलेक्शन बोर्ड का ज्वाइनिंग लेटर बड़ी बारीकी से देखकर कहा, तुम्हारे डॉक्यूमेंट तो दुरुस्त हैं सिद्धार्थ। तुमने परीक्षा में राज्य भर में तीसरा स्थान हासिल किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन ये कहते हुए दीनानाथ जी ने चश्मा अपने नाक पर थोड़ा खिसका कर अपनी भेदी नजरों से नितेश की तरफ देखकर कहा, लेकिन सिद्धार्थ, मैं इंसान को कागजों के टुकड़ों से नहीं, उसके संस्कार और उसकी असलियत से परखता हूं। मेरे ऑफिस में काम करने का मतलब है तुम्हारे अंदर ईमानदारी कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। 1 रुपए की भी कोई बेईमानी, 1 सेकंड की भी काम चोरी मैं बर्दाश्त नहीं करता। समझ गए तुम?
उनकी ये बात सुनकर नितेश ने तुरंत हामी भरकर बहुत ही साफ वॉइस से जवाब देकर कहा, मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ सर। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में बेईमानी का एक पैसा भी नहीं देखा। मेरे लिए मेरा काम ही मेरी पूजा है। मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। आगे से दीनानाथ ने उस लड़के की आवाज में एक अजीब सी सच्चाई महसूस की, जो असल में बड़ी बेजोड़ एक्टिंग थी। उन्होंने फाइल बंद की और थोड़ा रिलैक्स होकर पीछे टिक कर पूछा, तुम्हारे डॉक्यूमेंट के हिसाब से तो तुम हल्द्वानी के रहने वाले हो। यहाँ शहर में कोई है तुम्हारा? और तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? तुम्हारे पिता का नाम यहाँ स्वर्गीय राम भरोसे लिखा है। वो क्या करते थे? यही वो पल था जिसका नितेश को इंतजार था। उसने अपने दिमाग में जो कहानी गढ़ी थी, उसे अब दुनिया के सामने पेश करने का वक्त आ गया था। नितेश ने अपनी हल्की आंखें नम कर ली। उसने अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में कसकर फंसा लिया, जैसे वो कोई बहुत बड़ा दर्द बयां करने जा रहा हो। नितेश ने अपनी आवाज को थोड़ा रूंधा हुआ बनाकर कहा, जी सर, यहाँ शहर में मेरा कोई नहीं है। मैं बिल्कुल अकेला हूँ और परिवार के नाम पर हल्द्वानी में एक छोटे से गांव में बस मेरी एक बूढ़ी माँ है। तभी आगे से दीनानाथ जी ने थोड़ी हमदर्दी में पूछा, और तुम्हारे पिता? उनका यह सवाल सुनकर आगे से नितेश ने एक गहरी सांस ली और बड़ा भावुक होकर बोलना शुरू करके कहा, मेरे पिताजी एक बहुत ही मामूली और ईमानदार इंसान थे सर। वो गांव के पोस्ट ऑफिस में चिट्ठियां बांटने का काम करते थे। उन्होंने पूरी जिंदगी साइकिल पर लोगों की चिट्ठियां बांटी, पर कभी किसी से पैसा रिश्वत या इनाम में नहीं लिया। जब मैं सिर्फ 10 साल का था तो एक दिन तेज बारिश में चिट्ठियां बांटते हुए उनकी साइकिल फिसल गई और वो एक खाई में गिर गए। पैसों की कमी के कारण उन्हें बचाया नहीं जा सका सर। ये कहते हुए नितेश ने अपनी आंखों में एक झूठा आंसू छलकने दिया। तुरंत उसे पहुंचकर आगे कहा, पिताजी के जाने के बाद हमारी दुनिया उजड़ गई। घर में काम वाला कोई नहीं था। मेरी माँ ने दूसरों के खेतों में मजदूरी की, घरों में झाड़ू पोछा किया, सिर्फ इसलिए कि ताकि मैं पढ़ सकूं। मैं रात रात भर सरकारी स्ट्रीट लाइट्स के नीचे बैठकर पढ़ता था सर, क्योंकि हमारे घर में बिजली का बिल भरने के पैसे नहीं होते थे। मेरी माँ ने अपने खून पसीने से सींचकर मुझे बड़ा किया है। दीनानाथ मेहता, जो एक बड़े कड़क इंसान थे, इस कहानी को सुनकर अंदर तक हिल गए थे। उनकी आंखों में एक पिता होने के नाते नमी आ गई। वही नितेश रुका भी नहीं। उसने अपने शब्दों में और इमोशन घोलकर अपनी बात पूरी करके कहा, सर, मैंने अपनी माँ को बड़ी तकलीफ में देखा। मैंने उसी दिन कसम खा ली थी कि एक दिन सरकारी अफसर बनूंगा, वो भी पूरी ईमानदारी से, बिना किसी सिफारिश के। मैंने एग्ज़ाम दिया और जब मेरा रिजल्ट आया तो मेरी माँ रो पड़ी थी। मैं यहाँ सिर्फ एक नौकरी करने नहीं आया हूँ सर, मैं यहाँ अपनी माँ के उन छालों का कर्ज चुकाने आया हूँ जो उन्होंने मेरे लिए अपने हाथों में सहे। अगर मैं कोई बेईमानी करूँगा सर, तो मुझे मेरी उस बूढ़ी माँ की आह लगेगी। मैं वो कभी नहीं होने दूंगा। उसकी ये बात पूरी होते ही हॉल में खामोशी छा गई। दीनानाथ मेहता उस सादे कपड़े पहने हुए, हाथ जोड़े खड़े सिद्धार्थ को बस एकटक देखे जा रहे थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत से लोग देखे, लेकिन इस लड़के की बातों में जो सच्चाई और दर्द था, उसने दीनानाथ जी का दिल जीत लिया। दीनानाथ जी अपनी कुर्सी से उठे और चलकर नितेश के पास आए। उन्होंने अपना भारी हाथ नितेश यानी सिद्धार्थ के कंधे पर रखकर बड़े फक्र से मुस्कुरा कर कहा, मुझे फक्र है तुम पर सिद्धार्थ, और तुम्हारी उस माँ पर जिसने तुम्हारे जैसे हीरे को जन्म दिया। आज के इस लालची और भ्रष्ट जमाने में तुम्हारे जैसे उसूलों वाले और अपनी जमीन से जुड़े हुए नौजवान बहुत कम देखने को मिलते हैं। तभी नितेश ने तुरंत नीचे झुककर दीनानाथ के पैर छू लिए। उसके इस हरकत से दीनानाथ ने पीछे हटकर कहा, अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? तभी नितेश ने सर झुकाकर कहा, आप मेरे पिता समान हैं सर, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए।
कि मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभा सकूं। उसकी यह बात सुनकर दीनानाथ जी का दिल पूरी तरह से पसीज चुका था। उन्होंने नितेश को उठाया और बहुत ही स्नेह से कहा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा। तुम आज से ही अभी से अपना काम शुरू करो। बाहर जाकर हेड क्लर्क वर्मा जी से मिलो, वो तुम्हें तुम्हारी डेस्क दिखा देंगे। और हाँ, अगर तुम्हें यहाँ शहर में कोई भी परेशानी हो, रहने की या खाने की, तो बेझिझक मुझे बताना। तुम अब मेरे ऑफिस में मेरे परिवार का हिस्सा हो। उनकी ये बात सुनकर आगे से नितेश ने मुस्कुरा कर कहा, बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। नितेश ने एक बार फिर सिर झुकाया और उस शानदार ऑफिस से बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होते ही नितेश के चेहरे से वो बेचारे सिद्धार्थ का नकाब पल भर में उतर गया। उसकी आंखों में एक बार फिर वही शातिर चमक लौट आई। उसने अपने कोट की आस्तीन मोड़ी और एक गहरी जहरीली मुस्कान के साथ मन ही मन कहा, दीनानाथ मेहता, आप तो बड़े जल्दी पिघल गई। मैंने तो सोचा था कि आपको बेवकूफ बनाने में मुझे हफ्तों लग जाएंगे, लेकिन मेरी उस झूठी और मनगढ़ंत कहानी ने आपके उसूलों की बुनियाद को हिलाकर रख दिया। अब तो आपका ये ऑफिस भी मेरा है, आपका ये भरोसा भी मेरा है, और बहुत जल्द आपकी वो बेटी अनिका भी सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी। यह सोचते हुए नितेश ने अपनी डायरी पकड़ी और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी नई डेस्क की तरफ बढ़ गया। अपने डेस्क पर जाते ही वर्मा जी को उसका उसका काम समझाने के लिए कुछ फाइल्स लेकर उसके पास आए। वर्मा जी ने अपने चश्मे को उंगली से ऊपर खिसकाकर बहुत ही गंभीर आवाज में कहा, ये देखो सिद्धार्थ, ये इनकमिंग और आउटगोइंग रजिस्टर है। जो भी गवर्नर लेटर इस ऑफिस में आता है या जाता है, उसकी एक एक एंट्री इसमें करनी होती है। फिर ये वो फाइलें हैं जिन पर नोटिंग लिखनी है, फिर साहब के साइन लेने के लिए भेजनी होती है। इसके बाद ये पेंशन वाले फॉर्म हैं। काम थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन तुम नौजवान हो और साहब ने कहा है कि तुम बहुत होनहार हो, तो जल्दी ही सीख जाओगे। वर्मा जी ने अपनी बात कहकर अपने कैबिन की तरफ चले गए और उनके जाने के बाद नितेश लकड़ी की कुर्सी पर बैठा उन फाइलों को ऐसे घूर रहा था जैसे वो कोई टाइम बम हो। नितेश ने धीरे से अपने दांत पीस कर खुद से कहा, साला ये क्या बकवास है। करोड़ों की डील महज एक साइन से फाइन करने वाला नितेश अग्रवाल आज ये 10-10 रुपए की सरकारी टिकटें चिपकाएगा, इन पीले सड़े पन्नों पर लाल स्याही से एंट्री करेगा। मुझे तो इन कागजों की एबीसीडी भी समझ नहीं आ रही। यह बड़बड़ाते हुए नितेश अपना माथा पकड़कर बैठ गया। उसे उस क्लरिकल काम का कै भी नहीं समझ आ रहा था। तभी उसकी डेस्क के पास एक और क्लर्क गुजरा। उसका नाम चंदन था और चंदन की आंखें हमेशा इधर उधर घूमती रहती थी, जैसे वो हवा में भी नोटों की खुशबू सूंघ लेता हो। चंदन ने नितेश को फाइलों के जंजाल में उलझा हुआ देखा और एक शातिर सी मुस्कान के साथ उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसके पास आते ही चंदन ने अपने मुंह में से पान चबाकर एक व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या हुआ नए बाबू, पहले ही दिन सरकारी फाइलों के इस मायाजाल में उलझ गए क्या? आगे से नितेश ने अपनी तेज नजरों से चंदन को ऊपर से नीचे तक स्कैन किया। नितेश इंसानों को पढ़ने में बड़ा माहिर था। उसने चंदन की आंखों में वो लालच साफ नजर आ गया था जिसे उसकी तलाश थी। नितेश ने अपने चेहरे पर एक झूठी परेशानी लाई और बहुत ही धीमी आवाज में चंदन से कहा, चंदन भाई, सच कहूं तो मेरा दिमाग पक गया इन फाइलों को देखकर। मुझे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है यार, कौन सा कागज कहाँ लगाना है और ये इनकमिंग आउटगोइंग क्या भला है। उसकी ये बात सुनकर आगे से चंदन ने हंसकर अपनी कुर्सी नितेश के बिल्कुल पास खींच ली और फुसफुसा कर कहा, अरे भाई, ये सरकारी काम है, यहाँ अच्छों अच्छों के दही का दिमाग हो जाता है। और अगर काम पेंडिंग रहा ना, तो दीनानाथ साहब वो क्लास लगाएंगे कि नौकरी छोड़कर भाग जाओगे। अगर कहो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं, अगर हम दोनों एक दफ्तर के साथी हैं। यह कहते हुए नितेश ने अपनी जेब में हाथ डोला और 500 के कड़क नोटों की एक छोटी सी गड्डी चंदन की मेज के नीचे खिसकाकर आंखों ही आंखों में इशारा करके कहा, चंदन भाई,
अगर मैं कहूँ कि ये मेरा सारा काम, ये सारी फाइल और रजिस्टर आज से आप संभाल लो तो कैसा रहेगा? मुझे बस दीनानाथ साहब के सामने अच्छा बनकर रहना है। काम तुम मेरा करोगे और इस सरकारी पगार से 4 गुना ज़्यादा पैसा मैं तुम्हें हर महीने नकद दूंगा। किसी को कानो कान भनक नहीं लगेगी। बोलो मंजूर है? पैसों के गड्ढे देखते ही चंदन की आंखें फट गई। उसने इधर उधर देखा और तुरंत वो पैसे अपनी जेब में सरका लिए। एक वफादार कुत्ते की तरह सिर हिलाकर बोला, अरे सिद्धार्थ भाई, तुम टेंशन ही मत लो। आज से तुम्हारा ये सारा काम मेरा है। तुम बस साहब के सामने जाकर अपनी फाइलें पेश करना और हाँ में हाँ मिलाना। बाकी ये रजिस्टर और कागजी काम मैं हवा में उड़ा दूंगा। आज से हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। मैं तुमसे वादा करता हूँ, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। आगे से नितेश ने एक शैतानी मुस्कान के साथ चंदन से हाथ मिलाया। उसका काम अब आसान हो चुका था। ऐसे ही मजे से 2-3 दिन बीत गए। चंदन नितेश का सारा काम करता। नितेश वो फाइलें सीधा लेकर दीनानाथ के पास पहुंचता। नितेश ने दीनानाथ के दिल में सिद्धार्थ बनकर धीरे धीरे बहुत गहरी जगह बनानी शुरू कर दी। एक दिन जब नितेश बहुत ही सलीके से फाइल लेकर गया तो दीनानाथ जी ने खुश होकर कहा, वाह सिद्धार्थ, तुम तो बहुत होनहार निकले। इतने सालों से मैंने किसी नए कलर को इतनी सफाई और ईमानदारी से काम करते नहीं देखा। तुम्हारी माँ ने तो सच में बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं तुम्हें। उनकी ये तारीफ सुनकर आगे से नितेश ने हाथ जोड़ लिए और अपना सिर झुकाकर बड़े ही मासूमियत से जवाब देकर कहा, सर, ये तो बस आपके आशीर्वाद और मेरी माँ की दुआओं का असर है। मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरे काम से कभी आपको नीचा ना देखना पड़े। आप ही मेरे लिए सब कुछ है सर। उसकी ये बात सुनकर देनाज गदगद हो गई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जीते रहो बेटा। ऐसे ही अच्छे दिन कट रहे थे और नितेश दीनानाथ के दिल में अपनी जगह बनाते जा रहा था। लेकिन तीसरे दिन की सुबह जब नितेश अपने उस सीलन भरे किराए के छोटे कमरे में आईने के सामने खड़े होकर पुरानी शर्ट पहन रहा था, तभी उसके उस सीक्रेट ब्लैक फोन पर एक कॉल आया। स्क्रीन पर जुबैर का नाम फ्लैश हो रहा था। जुबैर जो नितेश के पिता राकेश अग्रवाल के पेरोल पर था, लेकिन उसकी असली और अंधी वफादारी सिर्फ और सिर्फ नितेश के साथ थी। नितेश ने तुरंत फोन उठाकर अपनी कड़क आवाज में पूछा, हाँ जुबैर, बोलो, इतनी सुबह कॉल क्यों किया? सब ठीक तो है? तभी दूसरी तरफ से जुबैर की आवाज में घबराहट और हड़बड़ाहट थी। उसने घबरा कर कहा, छोटे मालिक, हालत बड़े खराब हो गए। वो जो आपका दोस्त है ना ईशान, उसके बाप संजय मेहरा ने इंटरनेट पर आग लगा रखी है। उसकी यह बात सुनकर आगे से नितेश ने अपनी शर्ट का बटन बंद करके लापरवाही से पूछा, संजय मेहरा? क्या कर दिया उस 2 कौड़ी के ब्लॉगर ने? तभी जुबैर के ने उसको रिपोर्ट पूरी देकर कहा, छोटे मालिक, उसने अपने उन फॉरवर्ड ब्लॉग्स में बड़े साहब के सारे काले कारनामों का चिट्ठा खोलना शुरू कर दिया। लेकिन बात सिर्फ बड़े साहब के बिजनेस तक नहीं रुकी। ये कहते हुए जुबैर रुक गया और उसकी आवाज कांप रही थी। नितेश ने तुरंत अलर्ट होकर पूछा, साफ साफ बोल जुबैर, क्या बकवास कर रहा है तुम? तभी जुबैर ने अपनी बात को डिटेल में बताकर कहा, उस संजय मेहरा ने अपने ब्लॉग्स में बड़े साहब के साथ साथ हमारी अग्रवाल एंड अग्रवाल इंडस्ट्री का नाम घसीट लिया है मालिक। वह सरेआम लिख रहा है कि आपकी माँ की वो इज्जतदार कंपनी भी अंडरवर्ल्ड के खून खराबे और काले पैसों से खड़ी हुई थी। उसके उस झूठे इल्जाम और भड़काऊ ब्लॉग्स की वजह से शेयर मार्केट में हमारी कंपनी के शेयर धड़ाम से गिर गए हैं। इन्वेस्टर अपने पैसे निकाल रहे हैं और माल की सप्लाई रुक गई है। अगर आज शाम तक संजय मेहरा का मुंह नहीं बंद करवाया गया तो माँ जी की मेहनत से खड़ी हुई कंपनी पूरी तरह से नीलाम हो जाएगी छोटे मालिक। उसकी यह बातें सुनते ही नितेश का खून इस कदर खोल उठा कि उसकी नसें तन गई। उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख लाल हो गई। जिस माँ की कंपनी को बचाने के लिए वो 15 साल लंदन में रहा, क्योंकि वो अपनी माँ की मौत के रूमर्स को हवा नहीं देना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि इन रूमर्स की वजह से ही उसकी माँ की कंपनी को बहुत ही नुकसान होता है। उसकी माँ की कंपनी का राकेश अग्रवाल के 2 नंबर के धंधों से कोई भी लेना देना नहीं था। उसकी माँ उसके नाना जी की इकलौती बेटी थी और जिसकी वजह से उनको बरसात में हजारों एकड़ जमीनें मिली। उन्होंने
उसको गांव के किसानों को लीज पर दिया और उस पैसों से अग्रवाल एंड अग्रवाल इंडस्ट्री की शुरुआत की। उसको अपनी मेहनत से कंपनी इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनाया। उसकी माँ की उस पाक साफ कंपनी पर संजय मेहरा कीचड़ उछाल रहा था। ये नितेश अग्रवाल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए नितेश ने दांत पीसकर एक खौफनाक दहाड़ के साथ कहा, वो संजय मेहरा की इतनी हिम्मत, मैं उसकी जुबान खींचकर चीर दूंगा जुबैर। तो सारे आदमियों को तैयार रख, मैं आज ही उसका ये सारा खेल हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। ये कहते हुए नितेश ने फोन काटा। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसने तुरंत चंदन को कॉल मिलाया, लेकिन उसने चंदन से बात करते हुए नितेश ने अपनी आवाज को बेबस और परेशान बनाकर कहा, हेलो चंदन भाई। चंदन ने तुरंत पूछा, अरे सिद्धार्थ भाई बोलो, आज ऑफिस नहीं आ रहे? टाइम हो गया यार। इधर से नितेश ने थोड़ा इमोशनल होकर कहा, चंदन भाई, मेरी माँ की तबीयत बड़ी ज़्यादा खराब हो गई हल्द्वानी में। मुझे इमरजेंसी में अभी के अभी वहाँ जाना पड़ रहा है। तुम आज ऑफिस में सब कुछ संभाल लेना यार। दीनानाथ साहब से कहना कि सिद्धार्थ छुट्टी पर है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है। मैं तुम्हें कल आकर एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा यार, आज मैनेज कर लो। उसकी यह बात सुनते ही उधर से चंदन ने लालच में हामी भरकर कहा, अरे तुम बेफिक्र हो कर जाओ सिद्धू भाई, माँ से बढ़कर क्या है। यहाँ तुम्हारा चंदन भाई बैठा है ना, साहब को कानो कानो खबर भी नहीं होगी तुम कहाँ हो। तुम बस पैसे रेडी रखना। उसकी यह बात सुनकर नितेश ने अपने बिस्तर पर फोन फेंका और वो सादे कपड़े झटके से उतारे और वापस अपना वो महंगा डिजाइनर अरमानी सूट पहन लिया। उसने अपनी रोलेक्स घड़ी कलाई पर बांधी, आंखों पर काला चश्मा लगाया और एक खूंखार शिकारी की तरह अपने असली रूप में आ गया। नितेश ने तुरंत अपने फ़ोन पर लंदन से इंडिया आने वाली फ़्लाइट्स का टाइम चेक किया और एक इंटरनेशनल फ़्लाइट ठीक 45 मिनट पहले लैंड हुई थी। नितेश ने टाइमिंग को अपने दिमाग में कैलकुलेट किया और सीधा अपनी लग्जरी स्पोर्ट्स गाड़ी को लेकर अग्रवाल पैलेस की तरफ तूफान की तरह निकल पड़ा। वहीं उधर अग्रवाल पैलेस के विशाल हॉल में राकेश अग्रवाल अपने माथे पर हाथ रखे फ़ोन पर किसी से तेज आवाज़ में बहस कर रहे थे। उन्होंने चीख कर कहा, मुझे नहीं पता, मुझे वो शेयर्स किसी भी कीमत पर डंप करने हैं। संजय मेहरा ने पूरी मार्केट में पैनिक फैला दिया है। राकेश अग्रवाल फोन पर चिल्ला रहे थे, तभी हॉल का बड़ा सा दरवाजा खुला और नितेश अपने पूरे रोब और बाहुले अंदाज में हॉल में दाखिल हुआ। उसके जूतों की खटखट से पूरा हॉल गूंज गया। राकेश अग्रवाल ने नितेश को देखते ही फोन काट दिया और हैरानी से कुर्सी से खड़े हो गए। राकेश ने हक्के बक्के होकर पूछा, नितेश तुम तो कह रहे थे कि तुम अपनी पढ़ाई के लिए लंदन जा रहे हो, तुम अचानक यहाँ कैसे? आगे से नितेश ने अपने कोट के बटन खोलकर एक बड़ी सर्द, नफरत भरे और खतरनाक लहजे में कहा, लंदन में फ्लाइट लैंड होते ही मुझे आपके कारनामों का पता चलते ही सीधा रिटर्न फ्लाइट लेकर यहाँ आ गया मिस्टर अग्रवाल। आपने तो सोचा होगा कि मैं वहाँ चैन से बैठा हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने न्यूज़ चैनल्स पर उस संजय मेहरा के ब्लॉग और कंपनी के गिरते शेयर्स की खबर सुनी, तो पता किया कि आप क्या कर रहे हैं। तो आपके इस नकारेपन और आपकी बुजदली ने मुझे अपनी पढ़ाई छोड़कर वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद सुनकर आगे से राकेश ने चिढ़कर अपना रौब दिखाने की कोशिश की और ऊंची आवाज में गुर्रा कर कहा, संजय मेहरा वो 2 कौड़ी का ब्लॉगर इंटरनेट पर बैठकर मेरी माँ की कंपनी की धज्जियां उड़ा रहा है और आप यहाँ इस महल में बैठकर फोन पर तमाशा देख रहे हैं। आपके उन काले कारनामों की सजा मेरी माँ की पाक साफ कंपनी क्यों भुगते मिस्टर अग्रवाल? जवाब दीजिए मुझे। तभी आगे से राकेश ने अपनी सफाई देकर थोड़ा बेबस स्वर में कहा, नितेश तुम हालात नहीं समझते। मैंने कोशिश की थी, मैंने उसे धमकियां भिजवाई, लेकिन उसके साथ इस शहर में कई और बड़े बिजनेसमैन मिल गए हैं। वो लोग एक पूरा सिंडिकेट बनकर हमारे खिलाफ खड़े हो गए। ये मामला मीडिया में बहुत ज्यादा उछल गया है, इसलिए मैं सीधे तौर पर उन पर एक साथ हमला भी नहीं करवा सकता। उनकी ये बात सुनकर आगे से नितेश ने एक शैतानी ठहाका लगाया और अपना हाथ हवा में लहरा कर कहा, आपसे कुछ नहीं होगा मिस्टर अग्रवाल, आपका खून ठंडा हो चुका है। आप बस देखते जाइए, आज शाम सूरज ढलने से पहले वो संजय मेहरा और उसके सारे फालतू बिजनेसमैन कुत्ते
अपने फॉरवर्ड ब्लॉग्स भी डिलीट करेंगे और इंटरनेट पर लाइव आकर अग्रवाल एंड अग्रवाल से भीख मांगकर माफी मांगेंगे। मैं खुद लंदन से उनके मुंह हमेशा के लिए बंद करने के लिए आया हूं। ये कहते हुए अपने कमरे में जाने लगा। तभी राकेश अग्रवाल ने पीछे से उसको आवाज देकर कहा, तुम क्या करने वाले हो नितेश? कोई बेवकूफी मत करना। उनकी यह बात सुनकर आगे से नितेश ने अपनी कड़क आवाज में कहा, वही जो आपको बहुत पहले कर देना चाहिए था। ये कहकर नितेश तेज कदमों से सीढ़ियां चढ़कर अपने शानदार कमरे में चला गया। कमरे का दरवाजा बंद करते ही उसने फोन निकाला और सीधे अपने बेस्ट फ्रेंड ईशान को कॉल किया। ईशान ने दूसरे घंटे पर उसका फोन उठाया। उसने तुरंत एक्साइटेड होकर कहा, हाँ नितेश बोल, कहाँ गायब था यार इतने दिन? इधर से नितेश ने अपने चेहरे के सारे तनाव को मिटाया और आवाज में एक झूठा उत्साह, गहरी दोस्ती और खुशी लाकर कहा, अरे मेरे ईशान भाई, बस लंदन वाले बिजनेस में थोड़ा फंस गया था यार, पर अब सब सेट है यार। बहुत दिन हो गए हैं दोस्त मिले हुए। आज शाम को मेरे कसोल वाले फार्म हाउस पर एक ग्रैंड पार्टी करते हैं। तेरी शादी की बैचलर पार्टी भी तो पेंडिंग है। ये समझ लेना कि ये पार्टी वही है। उसकी ये बात सुनकर उधर से ईशान ने झिझक कर कहा, पार्टी? आज? आज नहीं यार, डैड का मूड खराब है, बिजनेस को लेकर कुछ। तभी नितेश ने उसकी बात को बीच में काटकर जोर देकर कहा, अरे अंकल का मूड तो हमेशा खराब रहता है यार, तो उनकी टेंशन मत ले। तो बस अपने बचपन के उन सारे दोस्तों को बुला ले, रोहन, मोहित, साहिल, कबीर, वो सारे जिनके डैड आजकल तेरे डैड के बिजनेस पार्टनर बने हैं, सबको बुला ले। आज पूरी रात जश्न मनाएंगे भाई। मैं सारा इंतजाम कर रहा हूं, तो बस लड़कों को लेकर पहुंच। इस बार ईशान अपने दोस्त की बाल टाल नहीं सका। उसे नितेश के असली इरादों का रत्ती भर भी भनक नहीं था। इसलिए उसने हार मानकर कहा, ठीक है भाई, तू कहता है तो मैं सबको कॉल कर देता हूँ। हम सब शाम को ठीक 7 बजे फार्म हाउस पहुंच जाएंगे। उसकी यह बात सुनकर इधर से नितेश ने उत्साह भरी आवाज में कहा, डन, सी यू देयर ब्रदर। ये कहते हुए नितेश ने फोन काटा और फोन काटते ही उसके चेहरे पर एक खौफनाक दरिंदगी छा गई। फिर नितेश ने फुसफुसाकर खुद से कहा, अब आएगा असली मजा। ये फुसफुसाते उसने तुरंत जुबैर को कॉल किया और जैसे ही जुबैर ने फोन उठाया, नितेश ने अपनी कड़क आवाज में कहा, जुबैर। जुबैर ने तुरंत अलर्ट होकर कहा, जी छोटे मालिक। तभी नितेश ने एक खूनी मुस्कान के साथ कहा, अपने 20 सबसे खूंखार आदमियों को लेकर पूरी तैयारी के साथ हमारे कसोल वाले फार्म हाउस पहुंचो। आज वहां शिकार खुद चलकर हमारे जाल में आने वाला है। उधर से जुबैर ने तुरंत जवाब देकर सम्मान भरे स्वर में कहा, जी छोटे मालिक, हो जाएगा। ये कहते उसने फोन काटा और तुरंत काम पर लग गया। उनकी इन्हीं तैयारियों के बीच शाम के 7:30 बज चुके थे। अग्रवाल परिवार का आलीशान फार्म हाउस कसौल और मनाली के बीच एक सुनसान इलाके में था, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। फार्म हाउस के अंदर एक तेज आवाज में इंग्लिश म्यूजिक बज रहा था। ईशान, रोहित, मोहित, साहिल, उनके 2-3 दोस्त, सब के सब उन विरोधी बिजनेसमैन के बिगड़े हुए बेटे थे जो राकेश अग्रवाल के खिलाफ फॉरवर्ड ब्लॉग्स लिख रहे थे। वो हाथों में महंगी शराब के गिलास लिए जोर जोर से हंस रहे थे। तभी फार्म हाउस का मेन गेट खुला और नितेश अंदर आया। उसने बड़ा महंगा ब्लैक लेदर जैकेट पहना था और उसकी आंखों पर एक काला चश्मा था। उसके अंदर दाखिल होते ही ईशान ने नितेश की तरफ अपना गिलास उठाकर खुशी से चिल्लाकर कहा, लो भाई, हमारा होस्ट आ गया। कहाँ था तू भाई नितेश? हमने तो पार्टी शुरू कर दी। तभी उसके बगल में खड़े रोहन ने हंसकर कहा, भाई आज तो बहुत दिनों बाद तेरी शक्ल देखी, आजा चीयर्स करते हैं। उनकी यह बात सुनकर नितेश ने मुस्कुराकर आगे बढ़ा और चश्मा उतारकर अपनी जेब में रखा। सेंटर टेबल के पास जाकर खड़ा हो गया। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी ठंडक थी। नितेश ने एक बड़ी ठंडी और पूरे हॉल में गूंजती हुई आवाज में कहा, पार्टी तो अब शुरू होगी मेरे दोस्तों। इससे पहले कि ईशान कोई भी दोस्त नितेश की बात को समझ पाता, फार्म हाउस के चारों दरवाजे एक साथ भयानक आवाज के साथ टूटे। जुबैर, उसके 20 हथियार बंद गुंडे, जिनके हाथों में ऑटोमेटेड राइफलें, लोहे की रोड, वो अंदर घुस आए थे। उन्होंने पल भर में पूरे फार्म हाउस को घेर लिया और अपनी बंदूकें उन सभी लड़कों के सिर पर तान दी। इसी के साथ म्यूजिक बंद हो गया।
फार्म हाउस में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। रोहित और मोहित के हाथों से शराब के गिलास छूटकर जमीन पर चकनाचूर हो गए थे। सब के सब खौफ से कांपने लगे। ईशान का नशा पल भर में उतर गया। उसने हैरानी, डर और गुस्से से नितेश की तरफ देखकर चिल्लाकर कहा, नितेश, ये क्या मजाक है भाई? ये गुंडे यहाँ क्या कर रहे हैं और इनकी बंदूकें हमारे सिर पर क्यों हैं? तूने इन्हें क्यों बुलाया है? आगे से नितेश ने अपनी जेब से हाथ निकाले और धीरे धीरे चलकर ईशान के बिल्कुल पास गया। उसके चेहरे पर वो दोस्ती वाली मुस्कान नहीं थी, बल्कि मौत का खौफ था। नितेश ने एक एक लफ्ज चबाकर खतरनाक आवाज में कहा, यह कोई मजाक नहीं है ईशान। मैंने तुझे अपना भाई माना और मानता रहूंगा, लेकिन तेरे बाप ने यार और इन सब के बापों ने मिलकर मेरी माँ की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। और जो मेरी माँ की कंपनी पर कीचड़ उछाले, नितेश उसकी नस्लें मिटा देता है। उसकी एक खौफनाक आवाज सुनकर ईशान ने घबरा कर पीछे हटकर कहा, नितेश, तू पागल हो गया है क्या यार? मेरे डैड का झगड़ा तेरे डैड राकेश अग्रवाल के साथ है, और इसमें तेरी माँ की कंपनी कहाँ से आ गई? वो तो सिर्फ एक बिजनेस राइवलरी है, और तू तू मुझे किडनैप करेगा, अपने बेस्ट फ्रेंड को? तुम ऐसा नहीं कर सकता नितेश। तभी नितेश ने अचानक ईशान का कॉलर पकड़ा और उसे इतनी जोर से पास खींचा कि ईशान की सांसें अटक गई। नितेश ने फुसफुसाकर लेकिन एक जहरीली दहाड़ के साथ कहा, दोस्ती अपनी जगह ईशान, और मेरी माँ का रुतबा अपनी जगह। तेरे बाप ने अपने उन गंदे फॉरवर्ड ब्लॉग्स में साफ साफ अग्रवाल एंड अग्रवाल्स का नाम लिखा है। उसने मेरी माँ को अंडरवर्ल्ड से जोड़ दिया। उसने लिखा कि हमारी कंपनी का पैसा खून से सना है, और आज तू और तेरे सारे ये दोस्त मेरी माँ की इज्जत की कीमत चुकाएंगे। ये कहते हुए नितेश ने जुबैर की तरफ देखा और हुक्म देकर कहा, इन सबको कुर्सियों से बांध दो, इन सबके फोन छीन कर मुझे दो, और हाँ, मेरे प्यारे दोस्त का अच्छे से ध्यान रखना। हालांकि हमने ईशान को किडनैप किया, लेकिन वो सिर्फ इसके बाप को डराने के लिए, इसलिए मेरे दोस्त को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यह सुनकर ईशान की आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो उन दिनों को याद करने लगा जब उसने नितेश की इतनी मदद की थी, और आज उसके साथ वो ऐसा सुलूक कर रहा था। क्या सोचेगा अब ईशान? क्या अपनी दोस्ती तोड़ देगा या फिर उसकी बात को समझेगा? क्या होगा अब कहानी में नया मोड़? जानेंगे कल के एपिसोड में। दोस्तों, कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए, और नए नए एपिसोड आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे।